जम्मू कश्मीर की एक ऐसी हस्ती, जिस हस्ती का नाम भी अगर आपको हम बोलें तो शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये नाम पता नहीं होगा। और ख़ासतौर पे साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला हो, और उसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध काम जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया है वो है ट्री टॉक, पेड़ों से बातचीत। इसकी शुरुआत ओम प्रकाश विद्यार्थी जी ने की और आज वो जो है जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे मुलाकात करने का जो है शौक हमें भी था। तो सर, आपका स्वागत है स्ट्रीट लाइन में। शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि सर, आपने IFS भी किया, IAS भी किया, KAS भी किया, और उसके बाद आपने जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ही चुना। उसका क्या क्यों चुना? मैं OP शर्मा, रामनगर के दूर पहाड़ों में पैदा हुआ और मुझे लगता है कि आंख खुलते ही मैंने प्रकृति को देखा, उस प्रकृति से प्यार हो गया। और जब वहां से चल के मैं साइंस कॉलेज में प्रवेश किया, वहां पे भी माहौल बहुत अच्छा थे। और फिर मेरा सब्जेक्ट जो था वो भी बॉटनी था, पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ। MSc बॉटनी जम्मू विश्वविद्यालय से करता हूं और उसके बाद मेरा चयन हो जाता है कश्मीर प्रशासनिक सेवा में, लेकिन एज ए तहसीलदार। तो मैंने उस सर्विस को त्याग दिया और उसकी जगह भारतीय वन सेवा को स्वीकार किया। नहीं, लेकिन सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो IAS है, लोग ज्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हैं, रोब दिखाना चाहते हैं, और खासतौर पे चुनते भी वही विभाग है, वही चीज चुनते हैं। आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज चुना, आपको लगता नहीं है कि इस वक्त आपको कभी महसूस ऐसा हुआ कि नहीं IAS ही चुनना चाहिए? देखो, मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी महसूस नहीं हुआ। जितना कुदरत का श्रृंगार मैं देख पाया या इस कुदरत प्रकृति के बारे में मैं लिख पाया, फ्लोरा फाना एनवायरनमेंट, नई टर्मिनोलॉजी, ये शायद काम मैं नहीं कर पाता था प्रशासनिक सेवा में। तो उस हिसाब से ऐसी ऐसी जगहों में लद्दाख का हर क्षेत्र, कश्मीर का हर क्षेत्र, किश्तवाड़ का मड़बा, पैदल चलने का जो मौका मुझे मिला वो भारतीय वन सेवा में रहते हुए ही मिल सकता था। और मैं इसलिए कभी भी मुझे मलाल नहीं रहा कि मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा या कश्मीर प्रशासनिक सेवा को क्यों छोड़ा। उसी में रहता तो मैं IAS एक ऊंचे पद से सेवानिवृत्त होता। लेकिन ओम प्रकाश जी, जहाँ तक हम जानते हैं, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रहने के बावजूद जो है आपने साहित्य में भी जो है रुचि रखी, खासतौर पर किताबें भी लिखी। वो कैसे? वो शौक बचपन से था या कोई ऐसा हादसा था, उस हादसे के बाद जो है आपने इस तरफ भी रुख किया? रामनगर में मेरे मौसा थे ओम शर्मा जंदराड़ी, जिनको अभी कुछ साल पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उन्होंने मेरे पिता जी को प्रेरित किया था कि आप डोगरी के ये जो प्रवीण और शिरोमणि वगैरह एग्जाम होते थे, ये आप दें। और चूंकि इसी बहाने मेरे घर में डोगरी पुस्तकें आ गई, और जैसे चरण सिंह जी को मैंने पढ़ा, लक्ष्मी नारायण थे वो पढ़ा, मदन मोहन शर्मा को पढ़ा, पद्मा सचदेव को पढ़ा। तो इन लोगों को पढ़ने से इनकी जो कार्यशैली थी, कविता थी, कहानी थी, निबंध थी, इसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि ये भाषा तो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है, मुझे आती है। तो मुझे एफर्ट नहीं करनी है, अपनी कल्पना की उड़ान, इमेजिनेशन की उड़ान। और मैंने लिखना शुरू कर दिया जब मैं रामनगर में स्कूल में ही था। पहले लोक कथे होती है, फोक टेल्स, वहां से शुरू किया, इक्का दुक्का कविता गीत शुरू किया। लेकिन फिर साइंस कॉलेज में आके तभी मैगजीन होती थी, उसका मैं संपादन किया और उसमें संपादन करते हुए भी मैंने अपनी कहानियां और कविताएं लगा दी। उसके बाद शराजा डोगरी में छपना शुरू हुआ और डॉक्टर ओम गोस्वामी, अभी बात चली है, मैंने बहुत ही दिग्गज और अच्छे जानकार हैं डोगरी साहित्य के, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने पहली किताब जो है चांदनी दी कंसू 84 में वो पब्लिश होके आई। और वो वही साल था जब कि मैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गया। और अभी मुझे याद आता है इंडियन रेवेन्यू स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल जो ऊपर होता था मुबारक मंडी में, जो पुराने महल है, जो महल है हमारे शीश महल, उधर ही डिपार्टमेंट था हमारा रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आजकल तो गोल्ड गुजराल में है। तो वहां पे मैं चांदनी दी कंसो की किताबें ले गया क्योंकि वहां ट्रेनिंग शुरू हुई और ये किताब मेरे पास आ चुकी थी। तो मैंने सबके बीच में ये किताब बांटी थी 84, और तब से चलते हुए हाल ही 2 दिन पहले 22 जनवरी को भी मेरी जो है कुंजा वाली 51 वाली किताब जो है पुष्पित पुलकित पथ पे जो है उसका मैंने विमोचन। ये वक्त कैसे आप निकालते हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं,
जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पास वक्त बहुत कम होता है कि वो कुछ और इवन फैमिली को भी टाइम दे पाए। लेकिन साहित्य को चलाना, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना और उसके साथ और भी कार्य करना, ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये तो मुझे भी नहीं लगता पता था कि कैसे हो जाता है, लेकिन भगवान काम करवाता है। मैं हैरान होता हूँ कि भाई एक इतना कठिन जॉब जो मुझे दिया गया था वो था रीजनल डायरेक्टर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा। जहाँ पे इतनी फाइलें होती थी और उनको आपने 7 दिन के अंदर ही उनका निपटारा करना है, और वो इजी भी नहीं होता कि आप आंखें बंद करके साइन कर दें, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री लगनी है, फैक्ट्री प्रदूषण करती है, कौन सी लगनी है कौन सी नहीं लगनी है, उस पूरे केस को पढ़ना पड़ता था और उसके बाद ही ओके करना है। तो वहां रहते हुए मैंने क्या लिखा, एक ऐसी नायाब किताब मेरे हाथ से आगे पब्लिश हो गए, वो थी विद्यार्थी डिक्शनरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें प्लांट और एनिमल और तीनों खितों के, सिर्फ जम्मू के ही नहीं, कश्मीर के भी, लद्दाख के भी, और तीनों आंचल की लोकल भाषाओं के नाम, जैसे अनंतनाग में कुछ और नाम है तो कुपवाड़ा में कोई और नाम होता है, तो गुरेज में कुछ और है तो किश्तवाड़ में कुछ और है, रामनगर में ही देखें तो कलौंता कहता में कुछ और नाम है, और इधर आ जाएंगे हम। ये कब आपको आइडिया है? बिकॉज बहुत सारे लोग जो इन पौधों को जो अलग अलग नाम से बोलते तो है अलग अलग जबानों में, लेकिन उन जबानों को याद रखना, उनको अब मेमोराइज करना और उसके बाद पुस्तकों में लाना, ये कैसे आपको मानना आइडिया? इसमें पहला जो लेसन है ना, मुझे मेरी नानी ने दिया। मैं नानी से बड़ा अटैच था। जब भी ननिहाल में जाना छुट्टियों में तो नानी गाय भैंस चराने चली जाती थी, मैं उनके साथ चला जाता था, और वो रास्ते में उनका भी ज्ञान जो है ना बहुत ही विराट था, क्योंकि पुराने लोग थे, हर जड़ी बूटी, और मेरे नाना जी जो थे वो खुद हकीम थे। अच्छा। और वही हकीमी जो है मेरे मामा जी ने भी अपनाई। मामा जी के साथ भी मैं जाता था, लेकिन उनको जड़ी बूटी का उन्होंने इतना ज्ञान को अपने अंदर नहीं संजोया था, उनसे मैं ज्यादा नहीं सीख पाया। वो सिर्फ इलाज तो करते थे, लेकिन जड़ी बूटी का इतना ज्यादा वो नहीं बता पाया, लेकिन नानी ने मुझे बहुत बताया। तो वो तो पहला लेसन है। और दूसरा लेसन वो जब ललक मन में आ गई, तो जब भी कहीं पहाड़ पे जाना होता था, शादी विवाह के सिलसिले में या कहीं मेले में, तो मैं आगे पीछे नजर रखता था कौन सा पेड़ पौधा है, तो एक पहचान होने लगी। और पहचान के साथ साथ जब कोई मुझे पुराने बुजुर्ग मिलते थे, उनसे नाम भी पूछ लिया करता था। तो वो बार बार शायद वो एक उनको देखना, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, परिंदों को और उनके नामों को, तो मेरे मन में ये आ गया कि ये वोकैबुलरी जो है ना, इसको हमें संजो के रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। तो विद्यार्थी जी, सबसे बड़ी बात कि आप इसी जम्मू विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में आपने यहाँ से जो है मास्टर्स की, और क्या लगा आपको कि कोई डिफरेंस था जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिर आप यूनिवर्सिटी में आए, कोई डिफरेंस था, और उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो है जाना पड़ा? क्या डिफरेंस आपको कॉलेज की पढ़ाई में और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में दिखी? देखो, मैं तो रामनगर से उठ के सीधा साइंस कॉलेज में दाखिल हो गया। हाँ। अब मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं ये कहूँगा कि साइंस कॉलेज में चाहे मुझे वो बॉटनी पढ़ाने वाले, चाहे वो प्राणी विज्ञान जूलॉजी पढ़ाने वाले, चाहे मुझे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, सभी का पता नहीं वो कैसे विजनरी लोग थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने इतना प्यार दिया और मुझे इतना खींचते थे। यूँ ही मेरी फर्स्ट पोजीशन मैंने ली बीएससी में। अच्छा। तो केमिस्ट्री वाले कह रहे यार तू केमिस्ट्री की एमएससी कर। अच्छा। और जूलॉजी में कहे तो जूलॉजी की एमएससी कर, और बॉटनी वाले कहें बॉटनी की एमएससी। तो फिर बॉटनी में कैसे? तो बॉटनी में इसलिए कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा। और एक दयालु मेरा मन है, मैं नहीं चाहता था कि कहीं मांसाहारी बन के कहीं इन जीव जंतुओं को परेशानी हो, इनका जो है रक्त बहे और इनको दर्द दे के मैं क्या खुशियां हासिल करूंगा। मेरा रुझान जो है पेड़ पौधों की तरफ हुआ एक, और दूसरा ये भी कि जीव जंतुओं को अध्ययन करने में आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। परिंदा अभी इधर है फिर उड़ जाएगा, उसको देख पाने में ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा। पेड़ पौधे ऐसे हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है। प्यार करो, गीत लिखो, उनको बार बार देखो, बार बार चलाओ। तो मुझे लगा कि बॉटनी जो है ना मेरे दिल के ज्यादा करीब है, तो मैंने जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने चुना अपने वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में क्या आपको वहाँ से डायरेक्शन मिली कि आगे आपने आईएफएस के लिए जो है तैयारी करनी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जब रामनगर, उधमपुर या डोडा भद्रक इन पहाड़ी इलाकों से जब आते हैं तो उनको उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है कि आईएफएस के लिए कैसे तैयारी करनी है, केएस के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो क्या आपको यहाँ गाइडेंस मिली इस विश्वविद्यालय में, या आपका विजन ही पहले ऐसा ही? बिल्कुल मेरा ऐसा विजन नहीं था। मैं एमएससी कर रहा था और मेरा इवन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी जाने का कुछ इरादा नहीं था। मेरे एक अपने ही साथ में एमएससी बॉटनी करते थे, तो उन्होंने कहा भाई जेके पब्लिक सर्विस कमीशन में ये फॉर्म निकले हुए हैं,
KS के, तो चलो भरते हैं। तो मैं उनके साथ साथ चल दिया और फार्म भर दिया। और फार्म के जब पूरा हो गया तो उसमें सिलेक्शन भी हो गई, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल। फर्स्ट अटेम्प्ट भी? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और क्या, बड़े सालों बाद होता था, आजकल तो फिर भी रेगुलर हो रहा है, तब 8-10 सालों के बाद होता था। तो जब हो गया तो उस वक्त मैं रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था बॉटनी डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो कौल साहब मेरे गाइड थे, तो मैंने उनको पूछा मैं क्या करूँ। मेरा दिल जो है, मेरा प्यार जो है वो पेड़ पौधों में है, और ये हो गए प्रशासनिक सेवा, लेकिन नौकरी तो करनी है, कोई आजीविका का साधन तो होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली, उसी साल मेरे पिताजी जो है रिटायर हुए। अच्छा। वो भी सेवानिवृत्त हो गए। तो मुझे लगा मुझे अपने पाँव पे, टांगों पे खड़ा होना चाहिए ना। अब मैं कब तक मांग करके करूँगा। तो फिर उन्होंने भी यही कहा कि आपको तो गारंटी है कि आप अगर यही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लेक्चरशिप और प्रोफेसरशिप मिल सकती है, लेकिन चूंकि अब हाथ में आया हुआ एक सर्विस है, बिल्कुल, तो ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो वो बड़े हैवी हार्ट के साथ मैंने उसको ज्वाइन तो कर लिया। लेकिन जब मैंने वहां देखा, एक तहसीलदार जो है वो पटवारियों पे इंतकाल करता है और उर्दू में ही सारा व्यवहार होता है। और मैंने कहा यार मैं यही शहरों में, नगरों में, गाँव में ही अपने आप को पाऊंगा। मैं कभी भी जा नहीं पाऊंगा कहीं कैलाश लेक देखूं, भद्रवा के ऊंचे पहाड़ों, क्या करने जाना है वहां। तो उसको वहीं तक सीमित रहता है तहसीलदार। यहाँ पे लोग रहते हैं जहाँ पे रेवेन्यू लैंड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार ये थोड़ा गलत तो नहीं हो गया। लेकिन मैं चूंकि उसमें अभी शुरू ही हुआ था ट्रेनिंग करने, तो मेरी किस्मत में एक मेरे और मित्र जो साथ में सिलेक्ट हुए थे, वो थे जो चीफ सेक्रेटरी ब्रजराज शर्मा, इनके भाई। अच्छा। ब्रिज मोहन शर्मा। अच्छा। तो चूंकि वो भी साथ में तहसीलदार ही थे, लेकिन वो प्रमोशन कहीं पहले डिपार्टमेंट किसी और में थे, वहां से होके आए थे। तो वो मुझे कहते यार यू आर सो यंग KS ऑफिसर हो, तो अभी तो आपके पास समय है, अभी आपने क्यों इधर यू ट्राई फॉर IAS, क्यों मेरे भाई ने IAS कर दिया। तो मुझे बड़ा भरोसा। मैंने कहा, वो कहते वो आ रहे हैं मसूरी से, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ, जब वो आएंगे तो 269 है उनका गांधीनगर में, अफसरा के पीछे घर हुआ करता था। तो कहते आपको मैं मिलाऊंगा उनसे। तो फिर मैं इनके घर में गया जब ये ब्रजराज शर्मा जी घर में आए थे। तो ही इज ऑल्सो वेरी हम्बल एंड पोलाइट। इन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइड किया कि ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो बॉटनी जूलॉजी तो मेरी रग रग में थी। तो उसी बॉटनी जूलॉजी के बलबूते ही मैंने पहली बार ही सिविल सर्विस IAS, मतलब वो भी पहली बार ही कर दिया। पहली प्रीलिम्स होता है वो भी कर दिया, मेन होता है वो भी कर दिया, और उसके बाद इंटरव्यू होता है वो भी कर दिया। और फाइनली आई वाज सिलेक्टेड आल्सो, बट आई गॉट अकाउंट सर्विस। तो अकाउंट सर्विस भी मेरे दिल के करीब नहीं थी, क्योंकि उसमें भी हिसाब मिनिस्टर एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल, पैसे की बात है, पैसा भी मुझे कहीं अपने ओर नहीं खींच सकता था। तो इसलिए फिर मैं अब क्या करूं। साथ ही साथ मुझे ध्यान आया, किसी ने बातों में, भाई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, जो बॉटनी भी है, और एट द सेम टाइम ये भारतीय ऑल इंडिया सर्विस भी है। तो फिर मैं उसमें भी मैंने एग्जाम दिया, और चूंकि उसमें सिलेक्शन हो गया, और जब सिलेक्शन हो गया तो ये 4 जुलाई 1987 को मैं जम्मू डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में था कार्यरत। तो वहाँ मैंने अपना रिजाइन किया, और 6 जुलाई 1987 को इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में जाके अपना नई ट्रेनिंग शुरू की। उसके बाद जम्मू कश्मीर कैडर में आप आए, खासतौर पर फॉरेस्ट कैडर में, और फॉरेस्ट विभाग के आप जो है आपने फॉरेस्ट विभाग को संभाला। लेकिन ओम प्रकाश सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो बदनाम भी है, मतलब अभी भी थोड़ी बहुत वहाँ पे बदनामी है। तो क्या वहाँ पे रह के अपने आप को क्लीन रखना, वहाँ पे रह के अपने आप को ऐसा ऑफिसर बनाना कि भाई ये ऑफिसर जो है बिल्कुल क्लीन है, सबसे बड़ी बात है कि ये इन जंगलों से मोहब्बत करता है, जंगलों को काटने नहीं देता, वो कैसे आपने मेंटेन किया? देखो, एक पर्टिकुलर विभाग को कहना कि बदनाम है वो कुछ ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ समाज में बुराइयां हैं, समाज में कीचड़ है, समाज में बुरे लोग हैं, लेकिन कमल कहाँ खिलता है? उसी कीचड़ में, और अपने आप को वो साथ रखता है। तो मुझे कई बार बड़े हैरानी भी होती थी। एक दो सीनियर थे मेरे, अब उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, जो फॉरेस्ट में थे, जब मैं गया तो उन्होंने कहा यार आपका इतना नॉलेज है, तो इस ज्ञान को लेके, और फिर उसके साथ साथ जो आप ऑनेस्टी की बात करते हो, क्या कमीशन नहीं खाना है, तो आपके लिए तो बेहतरीन होता था कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता। बिल्कुल यार आपने वहाँ ज्वाइन करना, यहाँ कहाँ ज्वाइन कर दिया। तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि सर ऐसा नहीं है, कोई भी विभाग है, कोई भी शोभा, क्या वहाँ आपको लगता नहीं है कि वहाँ विद्वान लोग आने चाहिए? वहाँ आपको नहीं लगता कि ऑनेस्ट लोग भी आने चाहिए? हम क्यों किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोले कि यहाँ
कम पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, जहाँ लूट मार करने वाले आने चाहिए। तो हर किस्म के लोगों की हर जगह पे एक अलग कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से इस डिपार्टमेंट को कुछ दे के जाऊंगा। तो शायद वो आज मैं जब देखता हूँ सेवानिवृत्ति के बाद कि कुछ ना कुछ मैंने ऐसा दिया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, खासकर जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में मेरा नाम को जितना भी मर्जी वो मिटाना चाहेंगे शायद मिटेगा नहीं। कुछ ना कुछ मैं छोड़ा। ओम प्रकाश सर, आपने एक मैं कहूँगा कि ऐसी नींव रखी है जम्मू कश्मीर में जिसको कोई अब ना तो रिप्लेस कर सकता है और ना उसको तारीख के किसी पन्ने से हटा सकता है। वो है ट्री टॉक, कि पेड़ों से बात करना। ये आइडिया आया कहाँ से और उसके बाद उसको इस लेवल पे लाना कि जिसमें आपने जो है 100 टॉक्स अभी तक खत्म की हैं और खासतौर पे इन लोगों को जोड़ा है। मुझे लगता है कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ओम प्रकाश विद्यार्थी का नाम नहीं जानता है, जो आपको गूगल नहीं कहता। जी जी, इसमें दो फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। एक बड़ा फैक्टर जो था, इतनी बड़ी सर्विस IAFS आप करके आते हो, UPSC को क्लियर करके आते हो, काफी आपका नॉलेज है, लेकिन आपको कभी मंच प्रदान नहीं होता। जब मैं यहाँ आ गया, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हमारी जगह हमेशा नीचे ताली बजाने की होती। और वहाँ पे कौन आता? वहाँ पे जैसे मंत्री जी आएंगे, वहाँ पे हेड ऑफ द फॉरेस्ट आएगा, वो बैठेंगे जो पूरे लास्ट में आपकी सर्विस कैरियर के लास्ट 4-5 साल में आप उन जगहों पे वो हेल्प करते हैं। हाँ। तो तब तक तो आप सबॉर्डिनेट ही होते हो, तो आपका बॉस ही हमेशा बात करता था। तो मुझे लगता है यार, हम वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, वेटलैंड डे मना रहे हैं, मेरे भी कुछ जिज्ञासा है या मेरा कुछ नॉलेज है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। तो मैं सिर्फ ताली ही बजाऊंगा। एक ये फैक्टर था। दूसरा, प्रकृति से अथाह प्यार। जिस चीज को प्यार करते हो ना, उसको आप किसी न किसी तरह से श्रृंगार करना चाहते हो उस चीज का। दो, और थर्ड हो गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उन्होंने एक नारा दिया था। 2010 का साल जो है वो इसी जैव विविधता का साल था, मैंने इन जिंदगियों के बारे में बात करने का साल था। और फिर 2011 का जंगल का साल था। और फिर उन्होंने साथ साथ में 2010 दिसंबर में घोषित कर दिया कि 2011 से लेकर 2020 का ये 10 साल का दशक जो है ना, ये जैव विविधता के को ही समर्पित होगा। इसमें सिर्फ पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी में और जंगल में और पहाड़ में, इनकी बात होगी। सिर्फ जम्मू में नहीं, पूरे विश्व में बात होगी। तो मैंने कहा, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जिसने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़ा, जिसने सिविल सर्विस उसको भी नहीं ज्वाइन किया और अपना रिसर्च भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और इतना समर्पित हूँ मैं इस पर्टिकुलर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो ये मेरे सीनियर जो हैं, क्योंकि मैं अभी तो उस लेवल पे पहुंचा नहीं कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाऊं, जब मैं कोई इतना बड़ा हो जाऊं कि मंत्री के साथ डायरेक्ट में ओके कर लूं, तो मैं अपने छोटे से रुतबे को लेते हुए क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आई थॉट ऑफ दिस नोबल मूवमेंट, ट्री टॉक। ट्री टॉक तो अंग्रेजी में हो गया, डोगरीच रुख रागड़ा, हिंदी पेड़ परिचर्चा। ऐसा कार्यक्रम जहां मैं लोगों के बीच जाके उनके आगे पीछे के पेड़ पौधे, जीव जंतु की बात करूं, ना कि मैं उनको सेमिनार हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में, जम्मू में ही बुलाऊं। रादर मुझे जाना चाहिए उनके द्वार पे, उनके गांव में। तो उस जगह, जैसे किश्तवाड़ में जाके किश्तवाड़ के लोगों से बात करने का सही तरीका है, किश्तवाड़ की जबान में उनका नाम जी। पता तो उस सिलसिले में जो इतना लंबा कारवां चला, मुझे मौका मिला स्थानीय लोगों की भाषा में उनको क्या कहा जाता है उसको समझने के। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कल मुझे स्वतंत्रता मेहरा एक मैडम है, वो बिलावर में लगी हुई है, वो मुझे पूछ रही है आपकी कहानी सुए गले वाला चिड़ू है ना, उसको मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो लगी हुई है कहीं सिलेबस में। तो कह रही है कि उसमें कोई शब्द मुझे समझ नहीं आए, तो आप शब्द बताएंगे? मैंने कहा पूछिए मुझे कौन सा है। तो उनको उस वक्त याद नहीं आ रहे थे। एक शब्द में जो पहले मुझे पूछा कि ये शब्द, मैंने कहा पता नहीं कौन सा शब्द ये पूछ रही, हो सकता है मेरे रामनगर की कठिन भाषा में कोई ऐसा शब्द हो। वो बड़ा सिंपल शब्द था। उन्होंने बोला कोलसा। कोलसा क्या होता है? मैंने कहा ये तो आग हमारा जो जिसको हम
कालिज फीजेंट कहते हैं, ये स्टेट का बर्ड, यूटी का बर्ड हो गया और ये किस्म का जंगली मुर्गा है। तो इसको लेकिन कोलसा शब्द डोगरी में बना कैसे? मैंने कहा संस्कृत में देखना पड़ेगा। संस्कृत में इसको कहा गया कालिज्ञ। कालिज्ञ का मतलब होता है काल का ज्ञान रखने वाला, और काल का ज्ञान रखने वाला ज्ञ होता है, ज्ञानी का ज्ञ। और लास्ट वाली मरोड़ी, क्योंकि उन दिनों कोई मशीन थोड़ी होती है, टाइप थोड़ा होता था, हाथ से लोग लिखते थे। किसी ने आस्ता आस्ता ज्ञ की वो अगली मरोड़ी को छोड़ दिया, वो ज पड़ा गया, कालिज्ञ बिगड़ते बिगड़ते कालिज हो गया। तो आज उसका नाम कालिज है, और कालिज ही कालजा कालजा कोलसा हो गया। लेकिन डोडा के इलाके में आज भी इस परिंदे का नाम प्यागरा है। प्यागरा मतलब प्यागा होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा होता है 4 बजे का टाइम, उस वक्त उसकी पहली आवाज से लोग उठ जाते थे, तब घड़ियां नहीं होती थी। तो अब तो दूसरे मुर्गे भी हैं, घर वाले मुर्गे। हम उस पुराने अपने पूर्वज की बात कर रहे हैं, जब ये मुर्गे भी नहीं होते थे, तो जंगल के मुर्गे, इस पर्टिकुलर मुर्गे को इतना सम्मान दिया गया हमारे बुजुर्गों द्वारा कि कईयों ने इसको प्यागरा कहा, कईयों ने इसको कोलसा कहा, कईयों ने इसको कालिज्ञ कहा, कईयों ने इसको कालिज कहा। तो ये कोलसा जो है उस कहानी में जो शब्द है, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग कई बार इसको खलीज बोल देते हैं। ये खलीज नहीं है। खलीज तो एक खाड़ी होगी, दो लोगों में एक दरार होगी। खलीज नहीं है, ये है कालिज। अब कभी कभी खलीज पढ़ देता है, कोई खलीज कह देता है। शब्दों का कई बार रूप जो बदल जाता है। लेकिन विद्यार्थी जी, क्योंकि आपका नाम ही ओम प्रकाश विद्यार्थी जी है, तो ये इतना नॉलेज खास तौर पे समेटना और उसके बाद उसको याद रखना, एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि आपने वो टेन्योर भी देखा है जिस टेन्योर में खास तौर पे इन जंगलों में आतंकवादी भी होते थे, और खास तौर पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ड्यूटी देना बहुत मुश्किल होता था। तो क्या उस दौर में कोई एक ऐसा वाक़ा है जिस वाक़े को आपको आज भी याद है और उस ड्यूटी को निभाते हुए? देखो, मैं विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में चला गया 1999 में, 1999 जुलाई में गया था। और वो एक समय था जब थोड़ा सा भी आतंकवाद का परेशानी थी। और विजिलेंस में मुझे, ऐसे तो जम्मू ही में बैठा करता था, लेकिन स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिश्नर थे मारिया डिसाल्फिनी इस वक्त में, तो एक दो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, वो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मुझे कश्मीर में जाना पड़ा। एक था सोपोर में, तो सोपोर में चूंकि जब टीम में जाती है तो साथ में पुलिस वाले भी होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है, तो उस तरह का कोई ऐसा नहीं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर थे, जो था टिम्बर का मसला था, उसकी तहकीकात करी। तो कोई मुझे डायरेक्ट डर तो नहीं लगा, पर वो एक माहौल था। फिर दूसरा था डल लेक के ड्वेलर्स थे, तो उनमें भी टिम्बर का कोई घोटाला हुआ था, तो वो भी करना था। वहाँ के यूनियन, तो हालांकि उससे मेरी दोस्ती हो गई। फिर वो चापरी हुआ करते थे, बड़े अच्छे आदमी, नील आर्मस्ट्रांग उनका हाउस बोट हुआ करता था। तो मतलब मुझे जहाँ भी मैं गया, और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मुझे ये कहने में शर्म नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सारी उम्र नौकरी करके इतने घनिष्ठ मेरे दोस्ती यारी नहीं हुई जितनी मेरी 3 साल मैं स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ। उसमें एक है योगेंद्र कौर, जो आईजी रिटायर हुए, और अभी जब 14 साल हुए तो उन्होंने कहा जी 14 साल की जो वर्षगांठ है मैंने मनानी है। अपने इधर एक उदयवाला में एक स्कूल था, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम बनाया। नॉट ओनली दैट, उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है पुलिस वालों का यहाँ सुंजमा में, वहाँ पे प्रोग्राम करवाया, 6वीं वर्षगांठ थी वो। और उसके बाद उन्होंने विमेन बटालियन को लाया, ये एक स्टेट रैपिड फोर्स इधर है गांधीनगर में, वहाँ पे प्रोग्राम करवाया। फिर एक दिन वो मांडा लेके आए अपनी विमेन बटालियन को, उनके बीच में ट्रीट करो। इतना जज्बा, इतना जुनून, हालांकि लकीली वो भी बॉटरिंग बैकग्राउंड के थे। तो मुझे ये लगता कि मुझे यहाँ भी सरकार ने डाला या मेरे भाग्य ने डाला, मुझे लगता है मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला। तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं वहाँ क्यों गया। तो इसी तरह से मेरा एक बार कुछ पेड़ कट गए रजौरी के दूर उधर भकोरी की तरफ, तो वहां मैं गया, तो वो भी काफी मिलिटेंसी का टाइम था। और जहाँ पे आपने पेड़ कट गए, तो वहां पे ऐसी बात करना, तहकीकात करना, तो कहीं ना कहीं आप उनके उस गुस्से में आ जाते हो। लेकिन फील्ड में मैं चुप ही रहता था, तो चुपचाप देखा, मुआयना किया, हुआ क्या है, किसने काटे और क्या लिखना है, रिपोर्ट में बाद में आके देता था। लेकिन थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता था, लेकिन भगवान की कृपा से कोई हार्म किसी ने मुझे नहीं किया। तो प्यार आपको जो है खासतौर पर, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, और आप हर एक एक्टिविटी जो सोशल मीडिया पे डालते भी थे और अभी भी डालते हैं, तो ओम प्रकाश विद्यार्थी सर, आने वाले वक्त में, अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, अभी भी आप जो है ये ट्री टॉक्स कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आपका अब लक्ष्य क्या है?
आप देखो डरना क्या है? देखो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आज का दिन जो 26 जनवरी है, आपको पता क्या है आज का दिन? बहुत कम लोगों को पता है। एज डायरेक्टर एनवायरनमेंट मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि आज का दिन भारत के लिए, इंडिया के लिए गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, तो इसलिए हमें इस दिन को इतना मनाना पड़ता। फिर एट होम होता है, पहले सुबह उधर परेड होगी तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। जब शाम होगी 5 साढ़े 5 बजे, आप कहाँ वो दिन मनाओगे? लेकिन ग्लोबल लेवल पे 26 जनवरी का दिन है वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन डे। आज पर्यावरण शिक्षा दिवस है, और सिर्फ जब इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में आज का। लेकिन इस दिन को इंडिया में हम मना नहीं पाते हैं, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की जो है उस सेलिब्रेशंस में होते हैं। लेकिन एज डायरेक्टर इकोलॉजी एनवायरनमेंट रिमोट सेंसिंग मैंने ट्राई की थी। एक बार 12 बजे मैं वहाँ से निकला स्टेडियम से, और मैं इतनी भागा वहाँ पे, उस जगह का नाम है जहाँ पे वो आगे उदय वाला नहीं उदय वाला नहीं, वहाँ पे याद नहीं आ रहा मुझे। तो आपने वो प्रोग्राम करवाया बिश्ना की तरफ, हाँ। और वहाँ जाके 12 बजे से लेकर मैंने 3 बजे तक वो कार्यक्रम किया एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। वहाँ लोगों को रखा था खड़े वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ से दौड़ा, और फिर 4 बजे मैंने आके एट होम गवर्नर का, क्योंकि बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस आपका नहीं जाना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो भी किया अटेंड। लेकिन इस तरह की कंटिन्यूटी नहीं हो गई। कभी किसी ने 26 जनवरी को पर्यावरण के हवाले से इस दिन को कभी, तो मैं बड़ा रोमांचित हुआ जब मुझे आपकी कॉल आई कि आज के दिन अगर आप बात करना चाहते हैं पर्यावरण, फ्लोरा, फाना, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, डोगरी साहित्य की, तो सब कुछ ये आज का बड़ा अच्छा शुभ दिन है बात करने के लिए। एक तो गणतंत्र दिवस है, दूसरा विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस है। तो ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश विद्यार्थी जी, जिन्होंने अपने नॉलेज से तो आप सबको प्रभावित किया ही है, और उसके अलावा जो है खासतौर पे ये वो शख्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना लोहा मनवाया है, और अपना लोहा सिर्फ बातों से नहीं मनवाया है, अपना लोहा जो है ज्ञान से मनवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आने वाले वक्त में क्या 26 जनवरी के दिन, जो कि उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन का एक एनवायरनमेंट एजुकेशन दिवस होता है, उसको मनाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसे लोगों को स्ट्रेट लाइन के प्लेटफॉर्म पे लाना, ये हमारा कर्तव्य है, और हम आगे करते रहेंगे, जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ।